हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, आज हम एचटेट लेवल 3 का कॉमन पोर्शन इंग्लिश लैंग्वेज सॉल्व करेंगे, जो आपके पार्ट 2 में लैंग्वेज 2 होती है। तो कॉमन क्वेश्चंस इंग्लिश के 15 होते हैं, जो एचटेट के पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी तीनों में आते हैं। आज हम एचटेट पीजीटी के कॉमन 15 क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश के, जो कि एचटेट पीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें आपके ये 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के आए थे। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 2 लैंग्वेज टू इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 46। चूज द वर्ड in which the prefix dis is incorrectly used। यहाँ पर हमें वो वर्ड यूज करना है, वो वर्ड सिलेक्ट करना है जिसमें प्रीफिक्स डिस जो है वो इनकरेक्टली यूज्ड हुआ है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस हैं ए डिसबिलीफ, बी डिसोबीडियंस, सी डिस्कम्फर्ट और डी डिस्कशन। तो स्टूडेंट्स ए ऑप्शन में वर्ड है बिलीफ, उससे पहले डिस यूज हुआ तो ये बन गया वर्ड डिसबिलीफ। तो डिस यहाँ पर क्या है? प्रीफिक्स, इसका मतलब ये करेक्टली यूज्ड है। अगला है डिसओबीडियंस, तो ओबीडियंस से पहले हमने डिस लगाया तो वर्ड बन गया डिसओबीडियंस। तो डिस यहाँ पर प्रीफिक्स है, तो ये भी करेक्टली यूज्ड है। अगला वर्ड है डिसकम्फर्ट, कंफर्ट से पहले हमने डिस लगाया तो डिसकम्फर्ट बन गया। तो डिस यहाँ पर क्या है? प्रीफिक्स, तो ये भी करेक्टली यूज्ड है। डिस्कशन का मतलब होता है विचार विमर्श, तो यहाँ पर जो डिस है वो इनकरेक्टली यूज्ड है, क्योंकि डिस्कशन अपने आप में एक वर्ड है, तो उससे पहले कोई ये डिस जो यूज हुआ है ये कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 47, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस को कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन को यूज करके। जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड ए लॉट, जॉर्ज बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुका है। ही डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस, वो 4 भाषाएं बोल सकता है। ऑप्शंस हैं ए मे, बी कैन, सी नीड और डी मस्ट नॉट। स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरी का क्वेश्चन है, करेक्ट मॉडल यहाँ पर हमें चुनना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जॉर्ज ने बहुत ज़्यादा यात्राएं की हैं, बहुत ज़्यादा वो ट्रैवल कर चुका है, तो इस वजह से क्या है, वो 4 भाषाएं बोल सकता है, उसके अंदर 4 भाषाएं बोलने की एबिलिटी है। और स्टूडेंट्स, एबिलिटी के लिए जो मॉडल यूज होता है वो होता है कैन, तो इसका ऑप्शन बी राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। जो ब्लैंक दिया हुआ है उसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट इन द कार पार्क, डैश व्हीकल वाज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ। उसे अपनी ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट जो है कार पार्क में मिली, और ये जो व्हीकल था ये लॉक्ड था और इसकी लाइट्स जो थी वो ऑफ थी। आर्टिकल हमें यूज करना है, ए ऑप्शन है ए और बी है एन, सी ऑप्शन है द और डी ऑप्शन है जीरो आर्टिकल। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको अपनी ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट कार पार्क में मिली, और फिर बात की जा रही है कि ये जो व्हीकल था ये लॉक्ड था और लाइट्स ऑफ थी, तो ये इसी व्हीकल की बात की जा रही है, ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट की। तो जब उसी की बात की जाए, उसी पर्टिकुलर चीज़ की, उसी डेफिनेट चीज़ की, तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है, और द आर्टिकल जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सेंटेंस को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ही फाउंड द ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट इन द कार पार्क, द व्हीकल वाज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ। द आर्टिकल यूज होगा, ऑप्शन सी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स in the above sentence is A/N, A adjective clause, B noun clause, C adverb clause और D conjunction clause। स्टूडेंट्स, क्लॉजेस का ये क्वेश्चन है, और हमें अंडरलाइंड जो स्टेटमेंट है उसको जो है पता लगाना है कि वो कौन सा क्लॉज है। तो व्हेन इवनिंग केम जो है ये अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या है,
क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या ये नाउन क्लॉज है, क्या ये एडवर्ब क्लॉज है। तो दे रेस्टेड का उन्होंने आराम किया, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। कब आराम किया, बात आ रही है टाइम की, और कब के लिए यहाँ पर वैन का यूज हुआ है, जब शाम हुई। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो स्टूडेंट्स होते हैं कि कब की बात आए, टाइम की बात आए, तो वो एडवर्ब क्लॉज होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, एडवर्ब क्लॉज। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट सफिक्स शिप। हमें वो वर्ड सिलेक्ट करना है जिसमें इनकरेक्ट सफिक्स शिप का यूज हुआ है, यानी इनमें 4 ऑप्शंस में से 3 में तो शिप का यूज करेक्ट होगा और एक में गलत होगा। वो गलत वाला हमें फाइंड आउट करना है। ए फ्रेंडशिप मित्रता बिल्कुल सही है, बी मेंबरशिप सदस्यता बिल्कुल सही है, रिलेशनशिप संबंध ये भी सही है, और आर्ग्यूशिप जो है जिसका मतलब बहस करना होता है उसके साथ हम शिप नहीं लगाते। तो आर्ग्यू के बाद जो शिप यूज हुआ है वो इनकरेक्ट सफिक्स के रूप में यूज हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है स्टूडेंट्स हमारा, ही सैड कॉमा आई हैव पास द एग्जामिनेशन। उसने कहा मैं इम्तिहान पास कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई हैव पास द एग्जामिनेशन जो बात कह रखी है वो कह रखी है रिपोर्टेड स्पीच में। तो ऑप्शंस हैं हमारे, ही सैड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन, बी ही टोल्ड आई हैव पास्ड, सी he said he must have passed the examination, D he informed us of his passing। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस जो है ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस को, इस असर्टिव सेंटेंस को हम ज्वाइन करेंगे दैट से। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किससे ज्वाइन कर देंगे, दैट से। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट। तो जब मैंने आपको बता दिया कि ये असर्टिव सेंटेंस है और हमने इसको दैट से ज्वाइन कर लिया तो आंसर तो हमें क्लियर ही पता लग गया, क्योंकि आगे तो किसी में है ही नहीं दैट, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। फिर उसके बाद है आई आपका सब्जेक्ट, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट से चेंज होगा। आई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आपका, ये क्या चेंज होगा किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन में है तो हम आई का ही कर देंगे। फिर उसके बाद हैव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में टेंस चेंज हो जाता है तो हैव का हेड हो जाएगा, बाकी सारा सेम है। तो आंसर हो जाएगा ए, ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंटामिनेट। कंटामिनेट वर्ड का करेक्ट सिनोनिम सिलेक्ट करना है, और कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित करना। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए डिफाइल, बी रिहेबिलिटेट, सी डिटैच, और डी वैलिड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डिफाइल। डिफाइल का मतलब भी होता है दूषित करना, गंदा करना, खराब करना। तो ए ऑप्शन डिफाइल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पीसीज। स्पीसीज का हमें करेक्ट जो प्लूरल है वो फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन है स्पेसीज, बी ऑप्शन है स्पीसीज, सी ऑप्शन है स्पेसीज, डी ऑप्शन है स्पेसीसेस। तो प्रोनाउंसिएशन लगभग ऐसी है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो प्लूरल। तो स्टूडेंट स्पेसीज का प्लूरल जो है स्पेसीज ही होता है, वही स्पेलिंग रहेगी। ऑप्शन बी स्पेसीज जो है वो करेक्ट है, SPECIES, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। जो यहाँ पर हमें सेंटेंस दे रखा है उसमें जो ब्लैंक है उसमें हमें करेक्ट प्रेपोजिशन का चुनाव करना है। सेंटेंस है हमारा, शी हैड ग्रेट अफेक्शन टैस द ग्रैंड चिल्ड्रन। उसे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पोतियों से गहरा लगाव था। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर जो माइंड में बात रखनी है वो ये है कि अफेक्शन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन फॉर का यूज होता है। ऑप्शन पढ़ देता हूँ, ए विद इन, बी इनटू, सी अगेंस्ट, और डी फॉर।
डी ऑप्शन फॉर जो है वो करेक्ट आंसर है। शी हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन। अब क्वेश्चन नंबर 55, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग को यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस इज यूज्ड एज ए। जो अंडरलाइंड वर्ड है सेंटेंस में वो किस रूप में यूज हुआ है ये हमसे पूछा है। ए पार्टिसिपल, बी जेरंट, सी नाउन और डी एडवर्ब। तो यह वॉकिंग क्या है? क्या वो पार्टिसिपल है, क्या वो जेरंट है, क्या वो नाउन है, क्या वो एडवर्ब है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टायर्ड के बाद हमने प्रेपोजिशन ऑफ का यूज कर रखा है और प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पर क्या आ गया? जेरंट। तो जब भी प्रेपोजिशन हो तो उसके बाद अगर हम वॉकिंग लगा दिया या कोई भी आईएनजी लगा दिया हमने वर्ड, तो वो क्या बन जाता है? जेरंट। तो आप देखेंगे कि टायर्ड के बाद हमने प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया और ऑफ के बाद हमने क्या यूज किया है? जेरंट का। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज होता है? जेरंट का। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। वी ऑलवेज यूज gerund after preposition. This is the rule. So the correct option is B, gerund. Now question 56, choose the correct form of the verb. Gymnastics dash my favorite sport. Options हैं A is, B are, C were और D do. तो स्टूडेंट्स जिम्नास्टिक्स के बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे हम कहते हैं कि भी मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स हो, जिम्नास्टिक्स हो, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर इज है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिम्नास्टिक्स इज माय फेवरेट स्पोर्ट। जिम्नास्टिक मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। तो जिम्नास्टिक जो आपको देखने में तो लगता है कि प्लूरल वर्ड है, तो बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पर आर लगा देते हैं, लेकिन ये मिस्टेक है उनके पार्ट पर। हमें हमेशा जो है जिम्नास्टिक्स और मैथमेटिक्स जैसे वर्ड्स के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन 57, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब। अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब है, उसका करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इनटू डेब्ट। जो अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब है वो है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कम करना। हमें अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए, अन्यथा हम कर्जे में डूब जाएंगे या कर्जे में जाते जाएंगे। ए ऑप्शन है रिड्यूस इन साइज और अमाउंट। साइज और अमाउंट में रिड्यूस करना। बी अपीयर, सी एक्सपोज और डी राइज टू द सरफेस। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि कट डाउन का मतलब होता है कम करना, घटाना, तो ए ऑप्शन सही बैठता है, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स ऑप्शंस दिए हुए हैं और वर्ब प्ले की हमें जो है करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। दे डैश प्ले सिंस 4 o'clock, ये हमारा सेंटेंस है। प्ले की हमें वर्ब जो है प्ले ब्रैकेट में दे रखा है, इसकी करेक्ट फॉर्म हमें चूज करनी है। ए ऑप्शन हैव प्लेड, बी विल प्ले, सी प्ले और डी हैव बीन प्लेइंग। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंस 4 o'clock, सिंस प्लस टाइम हमें दिया हुआ है, तो आप ये मान के चलें कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है या उदाहरण हमें दे रखा है, वो ऑप्शन डी में दे रखा है, तो वो भी हैव बीन प्लेइंग दे रखा है, तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। सेंटेंस की मैं आपके लिए एक बार हिंदी कर देता हूँ। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock का मतलब होता है कि वे 4 बजे से खेल रहे हैं। तो से रहे हैं, इसकी पहचान क्या होती है? से रहे हैं, से रही है, से रहा है, ये पहचान होती है। तो वे 4 बजे से खेल रहे हैं, तो से रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्ले की करेक्ट फॉर्म हो जाएगी हैव बीन प्लेइंग, डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगिन। हमें बिगिन की जो है
पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बतानी है, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बतानी है। ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए बिगैन और बिगन, सी बिगन बिगन, सी बिगिन बिगैन और डी बिगन और बिगैन। तो स्टूडेंट्स, बिगिन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बिगैन और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, यानी बिगैन जो है वो पास्ट टेंस फॉर्म है और बिगन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ए ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट फॉर्म हो जाएंगी बिगिन की बिगैन और बिगन, जो आपको ऑप्शन ए में मिलती हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन 60, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पिनेकल। पिनेकल का हमें करेक्ट सिनोनिम जो है वो फाइंड आउट करना है। सिमिलर मीनिंग पिनेकल का मतलब होता है स्टूडेंट्स चोटी। ए ऑप्शन है पीक, बी ऑप्शन है पास, सी ऑप्शन है फुट हिल्स और डी ऑप्शन है टीप। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो है वो ऑप्शन ए, पिनेकल का पीक। तो पीक इज़ द राइट आंसर। पिनेकल का सिनोनिम क्या होगा स्टूडेंट्स? पीक। ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो 5 जनवरी 2019 को एचटेट पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके हमने लैंग्वेज टू इंग्लिश के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।